Hello everyone. Now it's our turn to start with the third part of the chapter to complete the topics related to the sexual reproduction in flowering plants. In this one part, we are going to study what is fertilization, how embryogenesis occurs in the flowering plants, what is polyembryony, what is apomixis, and what is parthenocarpy. So let's begin with it. Here, I am going to explain how the fertilization occurs in the female part of the flower. You can able to see here that once the anther is going to develop the complete development of the pollen grain. This pollen grain is having two structures. One is known as the generative cell and other one is known as tube cell. Here you can able to see that once that pollen grains are being get released out from the anther, these pollen grain itself undergo the process of cellular division. In that cellular division, you can able to see that the one pollen grain is having one tube nucleus or vegetative nucleus and two pollen nuclei. These two pollen nuclei reaches into the long tube-like structure or an outgrowth from the pollen grain known as pollen tube. This pollen tube carries two pollen nuclei. This one pollen grain, if permits by the stigma to continue the development of pollen tube, then only these pollen tubes of a pollen grain start moving inside the style region of the female part. अगर आप ध्यान से समझो इसे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो एंथर है वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन में इनिशिएट होगा. कब? जब एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा. रिलीज होकर के पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे पहुँचेगा. स्टिग्मा ही एक्सेप्ट करेगी कौन सा पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट को इनिशिएट करेगा. जैसे ही वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी, उसकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पॉलन ट्यूब का जो टिप रीजन है वहाँ से कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे और जिनकी मदद से जो पूरा स्टाइल रीजन है वहाँ पे गैप या स्पेस जनरेट होती चली जाएगी और जितना भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी आउटग्रोथ बढ़ती चली जाएगी. ओनली एंड ओनली पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल तक. जैसे जैसे पॉलन ट्यूब नीचे प्रोसीड करेगी, पॉलन न्यूक्लियाई अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते दे स्टार्ट रीचिंग टूवर्ड्स दी ओव्यूल. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड या ओपनिंग रीजन पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सबसे पहले अभी हमने देखा था फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर जो लास्ट वीडियो में, उस फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर से एंटर कर जाएंगे. सिनर्जिड सेल्स ही एंट्री कराएंगी एग सेल में फ्यूजन कराने के लिए. जैसे ही सिनर्जिड सेल्स एंट्री करवा देंगी, जो पॉलन ट्यूब है वो जा कर के अपना फर्स्ट पॉलन न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज करेगा. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इसी स्टेप पे होगा और यही फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है मेजर रीज़न फॉर दी जाइगोट डेवलपमेंट. फीमेल पार्ट के अंदर जाइगोट डेवलपमेंट यहीं पे फ्यूजन के बाद ही डेवलप होता है. सेकेंड पॉलन न्यूक्लियाई जो यहाँ से डेवलप हुआ पॉलन ट्यूब से एंटर करेगा एंड दैट पॉलन ट्यूब रिलीजेस दैट सेकेंड पॉलन न्यूक्लियाई जो अंदर प्रोसीड करता जाएगा और सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा. आई रिपीट वंस मोर, दो पॉलन न्यूक्लियाई जो पॉलन ट्यूब से आए उसमें से वन पॉलन न्यूक्लियाई फर्स्ट फ्यूजेस विद द एग सेल. दिस इज नोन एज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन बिकॉज यहीं पे जाइगोट डेवलपमेंट होगा. जो सेकेंड पॉलन न्यूक्लियाई आएगा वो एग सेल के दोनों न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और दिस स्टेप इज नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन. It is also called to be that second fertilization and it leads to the formation of endosperm. यहाँ पे zygote formation नहीं होगा.
Since the fertilization simultaneously occurs at the two places, hence this complete fertilization is considered as double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जाइगोट फॉर्मेशन इनिशिएट होगा. At the time of double fertilization, antipodal cells and synergid cells अपने आप फिनिश ऑफ हो जाएंगी और डीजनरेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बचेंगे दैट इज ओनली द इंटेग्यूमेंट्स, चलाइजल एंड, प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइज्ड फर्स्ट रिजल्ट that is zygote, and the central cell having 3 nuclei. Once this complete structures exist, the fertilization ends and embryogenesis begins. जैसे ही ये डबल फर्टिलाइजेशन का स्टेप एंड होगा, जाइगोट अपने आप ही डिवीजन करना शुरू कर देगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जितने भी पेटल्स और सेपल्स होंगे वो सब शेड ऑन हो जाएंगे. एंथर और मेल पार्ट सब हट जाएगा. फीमेल पार्ट में भी स्टिग्मा और स्टाइल इज नॉट गोइंग टू रिमेन एनी मोर. ओनली द ओवरी एंड द थैलेमस पार्ट्स लेफ्ट ओवर. नाउ you can able to see here how the development of zygote for forming the seed takes place. I am giving you a comparative account of both the types of seeds. One is dicot seed development and second one is monocot seed development. Zygote से seed formation ही होता है. तो you can able to see here जो zygote होगा वो सबसे पहले सिंगल डिवीजन करेगा माइटोटिक एंड दैट माइटोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. जो सेल बड़ी दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज बेसल सेल एंड द लोअर इज नोन एज योर एपिकल सेल. आपकी जो बिगर सेल है जिसे हम बेसल सेल बोल रहे हैं वो अपना साइज लगातार इंक्रीज करती जाएगी एंड इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन. बट जो नीचे की एपिकल सेल है ये मल्टीपल डिविजन्स करती जाएगी और एक लॉक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे सस्पेंसर बोलेंगे. ये सस्पेंसर में जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा या जो लास्ट सेल बनेगी दैट इज लुक लाइक अ ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर और एक पूरा का पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि जैकेटेड होगा ड्यू टू मल्टीपल डिवीजन. And that pro-embryo developed structure is known as globular embryo. यही globular embryo के अंदर धीमे धीमे एक लास्ट रीजन से अंदर रीजन्स के अंदर यहाँ पे प्रोट्रूजन या स्वेलिंग्स हो अंदर की तरफ यू कैन से अंदर की तरफ एक दबाव बनता चला जाएगा एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ग्लोबुलर एम्ब्रियो से जो ये 2 स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे या हार्ट शेप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलेडन्स. यू कैन एबल टू सी हियर ये कॉटिलेडनस स्ट्रक्चर ही आगे जाकर के न्यूट्रिशन रिच स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे और बीच का जितना भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल एंड पिम्यूल. यहाँ पे ऊपर टिप रीजन में बेसल सेल धीमे धीमे करके डीजनरेट हो जाएगी. सस्पेंसर अपने आप श्रिंक हो जाएगा. ओनली यू कैन एबल टू सी दैट radical and pinnule region and 2 cotyledons. This is the mature structure of a complete dicot seed which leads to the ending of the embryogenesis in a dicot. Now in the same manner if I would like to see in the monocot, same zygote is there, basal cell and terminal cell or apical cell is there. बेसल सेल अपना साइज उतना का उतना और इंक्रीज करती जाएगी. इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा बट दे आर नॉट इनिशिएटिंग एनी टाइप ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और दे विल जस्ट हैविंग द नंबर ऑफ सेल्स. सिंगल सेल ही अपने आप को साइज में इंक्रीज करेगी.
बट जो एपिकल सेल होगी वो लगातार डिवाइड होती चली जाएगी एंड यू कैन एबल टू सी हियर दे आर गोइंग टू फॉर्म द डिवीजन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑल्सो एंड सेम एट द सेम लेवल ऑल्सो. जैसे ही ये डिवीजन एंड अप होता चला जाएगा यू कैन एबल टू सी दैट लास्ट का जो सेल रीजन है जिसे हम सो कॉल्ड एपिकल सेल्स का लास्ट रीजन कह रहे थे, ये ही स्ट्रक्चर आगे जाकर के कॉटिलेडन फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा एंड रेस्ट ऑफ द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंसर and radicle and helping in the development of plumule also. So you can able to see here in the dicot we are having a inner protrusion to develop a heart shape embryo, but in a monocot there is no formation of a heart shape embryo that finally leads to the formation of a dicot or in a monocot. अगर आप मोनोकॉट में देखेंगे तो कोई प्रोड्यूजन इनर प्रोड्यूजन नहीं होगा और अगर आप डाइकॉट में देखेंगे यू कैन एबल टू सी द प्रोड्यूजन हियर. नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉलीएम्ब्रियोनी occurs in the flowering plants. Before that you must have to understand what is polyembryony. It is basically the presence of more than one embryo in a seed. अगर हम कभी कभी मैंगो को या सिट्रस फ्रूट्स को देखते हैं देन वी गेट टू नो दैट दे आर हैविंग मोर सीड्स. मैंगो को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कभी कभी उसमें एक से ज़्यादा गुठलियाँ निकलती हैं. तो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ polyembryony. What is polyembryony now? It is basically the presence of more than one embryo that will leads or helping in the development of many more seedlings, or you can say many more plants when we throw that seeds in the soil. Anyways, if I understand what are the basic concept and the reason or the causes of polyembryony, that may be due to hybridization. Hybridization means अलग अलग variety of seeds या फिर आप plants के अलग अलग वेराइटी ऑफ सेम स्पीशीज़ को अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो एट टाइम्स ये एक्टिविटी या ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है. नेक्रो हार्मोन्स मीन्स द हार्मोन्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इटसेल्फ. जो आपका डाइकॉट स्ट्रक्चर या फिर आपका जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है एट द टाइम ऑफ ओव्यूल फॉर्मेशन, वहाँ पे न्यूक्लियस जो रीजन है वहाँ से अगर कुछ हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो हार्मोन्स भी कभी कभी पॉलीएम्ब्रियोनी को प्रमोट करते हैं. रेसेसिव जीन्स का होना भी कहीं ना कहीं पॉलीएम्ब्रियोनी को इनिशिएट करता है. बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्लांट ब्रीडिंग या हॉर्टिकल्चर में नाउअडेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज यूज्ड एज अ टेक्निक. नाउ द सेकेंड टर्म आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इज एपोमिक्सिस. It was the first time coined by the Winkler. He said that it is a basically formation of the embryos without any fertilization. कोई ऐसा एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए. तो we said that it's a concept of apomixis. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस देखे गए. If we can go for the plant will undergo the process of apomixis and developing different varieties of the fruits, then you can able to see that embryos are basically free from diseases. अब अगर apomixis concepts के basis पे अगर embryos develop होते हैं तो उनमें बीमारियों के chances कम होते हैं. वहाँ से डेवलप किए गए सीड्स काफ़ी हद तक वाइबल या एक्टिव होते हैं. डॉर्मेंसी स्टेजेस उनमें नहीं पाई जाती. ये एग्जैक्ट क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स से बिकॉज दे आर यूनी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैरिंग सीड्स. दे आर easily having a maintenance of the hybrid traits because when they are being get developed they don't have to mix again and again and hence उनके जीन्स में कहीं कोई भी शेयरिंग नहीं होने की वजह से वो अपने बेसिक कैरेक्टर्स को मेंटेन करते चलते हैं. एग्जाम्पल्स के तौर पे वी कैन से इट इज़ फाउंड इन द कैक्टस एंड एलियम सीपा.
Now I can switch over the major part of the embryogenesis. जैसे ही embryos develop हो जाएंगे, ये embryos आगे जाके seed formation करेंगे. You can able to see here in the tomato also. The tomatoes are having these embryos as developed one. जितना भी ovary structure होगा, ovary is going to develop in a form of fruit and ovules are going to develop in a form of seeds. Now you can compare the flower parts in a fruit also. Here you can find that sepals having the thalamus and the pedicel region, which is already shrinked, almost degenerated. You can able to see here this ovary structure is modified into a fleshy and juicy material, which we called as a fruit, which is rich in nutrition. And here you can see that ovules which are modified into the seeds, and these seeds are responsible for the germination, and that germination lead to the formation of new plantlet. The last but not the least topic of this chapter is known as parthenocarpy. What is parthenocarpy? Parthenocarpy is basically the development of the fruits without pollination or stimulus. That means complete fruit will be developed without any requirement of the fertilization step and different other embryogenesis and many more activities. This concept was first time enrolled by the Knoll, and Knoll have said that it can be done with the help of inducing some of the hormones or some physical factors, or it can be done with the natural process. Mostly the parthenocarpic fruits are nowadays available in the market. You can able to understand that different types of fruits which we are seeing all together, they do not carry seeds. Fruits तो हैं but seeds नहीं. All they are developed due to parthenocarpy concept. Like apple, tomato, banana, fig and strawberry. I would like to introduce one small topic here, that is a difference between the parthenocarpy and parthenogenesis. I would like to explain what is parthenocarpy. That we have understand it's a development of a fruit without any fertilization concept. But in case of parthenogenesis, it's a type of a reproduction from the ovum without fertilization. In this, there is no requirement of the fertilization, and directly the structure or that particular organism develops from the ovum or egg cell. This is the basic concept behind using the terms of parthenocarpy and the term of parthenogenesis. Parthenogenesis is basically producing an organism which is haploid, and the parthenocarpy is producing an organism which does not produce an offspring. They are almost a similar terms, but there is a basic difference between them, is that parthenocarpy is leading to the development of the fruits and parthenogenesis is leading to the development of an organism or that organisms which do not have complete genetic compatibility. I hope in the brief explanation of all the topics is going to help you in understanding the chapter little bit more easier form than the reading. Have a nice day. Thank you.